नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद चौहान, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। आज का टॉपिक है ME 207 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। टॉपिक्स है डीसी मशीन का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, डीसी मशीन स्टार्टर, और इसी के साथ हम इसमें आज पढ़ेंगे डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डीसी मोटर की स्टार्टर में पढ़ने से पूर्व हम कुछ चर्चा करेंगे कि डीसी मशीन में किस प्रकार से स्टार्टर की आवश्यकता होती है, कौन कौन से स्टार्टर काम में आते हैं। डीसी मोटर में सबसे पूर्व हम देखते हैं कि जो स्टार्टर काम में लिया जाता है वो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर बेसिकली सिंपल शब्दों में कहा जाए कि स्टार्टिंग और रनिंग जो है शंट वाउंड डीसी मोटर और कंपाउंड के लिए, सेफ रनिंग के लिए ये है उपयोगी होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये रहता है कि वास्तव में शुरू में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। तो वास्तव में स्टार्टर की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि शुरू में जो बैक ईएमएफ होता है मोटर का, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। शुरू में जो बैक ईएमएफ होता है मोटर का वो लगभग ज़ीरो होता है, तो केवल जो आप सप्लाइड वोल्टेज है वही वर्क करता है। तो बैक ईएमएफ वास्तव में जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हो मोटर के आर्मेचर पे उसको रोटेट करने के लिए, तो जनरेटिंग एक्शन के विपरीत जो काउंटर अटैक होता है मोटर का वो सप्लाई वोल्टेज के लिए, वही बैक ईएमएफ होता है। बैक ईएमएफ क्या है? तो व्हेन द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर रोटेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्राइविंग टॉर्क, द आर्मेचर कंडक्टर मूव थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड एंड हैंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो जब एक धारा प्रवाही चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो उस पर बल लगता है और उसमें वह ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो उसको रोटेट करवाता है। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसे हम बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ कहते हैं लेंज के रूल के अकॉर्डिंग। तो हम बात कर रहे थे कि अगर एक जनरल मोटर के ईएमएफ की इक्वेशन की बात करें तो वो वास्तव में होता है E बराबर EB प्लस IRA। स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं कि जो बैक ईएमएफ होता है वो जीरो होता है। इस कारण से जो आर्मेचर करंट है IA बराबर E अपॉन RA। EB ज़ीरो होने के कारण IA की जो वैल्यू है वह बढ़ जाती है। तो जो स्टार्टिंग में आर्मेचर को करंट चाहिए वो बहुत अत्यधिक चाहिए। इसके लिए हमें एक स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है जो शुरुआत में तो आर्मेचर करंट जो अत्यधिक हो जाती है शुरुआत में, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक स्टार्टर की ज़रूरत होती है। तो वास्तव में उस धारा को नियंत्रित करने के लिए हम एक अतिरिक्त प्रतिरोध उसके श्रेणी में, आर्मेचर की श्रेणी में जोड़ना होता है, ताकि कि जो शुरुआती आर्मेचर प्रतिरोध है RA, एक्चुअल में आर्मेचर प्रतिरोध जो RA है उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत कम होती है, 0.5 ओम की रेंज तक की होती है, 0.1 से 0.5 ओम। तो इस कारण से जो शुरुआती करंट है वो काफ़ी हाई होती है। तो एक एडिशनल रेजिस्टेंस अटैच करके हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ 3 पॉइंट स्टार्टर का एक चित्र दिखाया गया है। तो स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि डीसी सप्लाई दी जाती है, वहाँ से एक अगर आप पॉजिटिव वैल्यू से चल रहे हैं तो L पॉइंट पे L से सप्लाई हम एक चुंबक को देते हैं। इस चुंबक से राउंड से वायर को लपेटते हुए एक ये जो स्टड है, जो ये लंबा सा आयरन पीस दिख रहा है, इसे हम स्टड कहते हैं। और ऊपर R1 R2 R3 R4 5 ये सारे सीरीज़ में जुड़े रहते हैं और ये इनका एक कनेक्शन सीधा मोटर के साथ होता है। और ऊपर से एक सीधा डायरेक्ट कनेक्शन अगेन जो सेकंड साइड में एक मैग्नेटिक कोयल है जिसे नो वोल्ट कोयल कहते हैं। जो पहले एक कोयल थी उसे हम ओवरलोड रिलीज कोयल कहते हैं, OLC, उसको सेकंड को हम कहते हैं NVC। तो शुरुआत में जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि इस स्टड को धीरे धीरे रोटेट करते हैं, तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे रोटेट करते हैं तो शुरुआत में जो सप्लाई है वो यहाँ से होते हुए एक तो पॉइंट जो स्टार्टिंग में R1 है यहाँ से फील्ड कोयल को चला जाता है डायरेक्ट,
और सेकंड यहाँ से सप्लाई R1 R2 R3 R4 5 से होते हुए मोटर को जाती है। तो शुरुआत में सारे रेजिस्टेंस अटैच रहते हैं। तत्पश्चात आप जैसे इस हैंडल को धीरे धीरे घुमाते हैं तो यह R1 को कट करके R2 के पास आ जाता है। तो R1 हट जाता है सप्लाई से, R2 R3 R4 और R5 रिमेनिंग रहता है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे केवल R3 R4 R5 बच जाता है। जब आप 4 पोजीशन पे आते हैं तो केवल R4 और R5 बच जाता है। और जब आप लास्ट पोजीशन पे आते हैं तो इस प्रकार सारे प्रतिरोध को कट करके आप डायरेक्ट सप्लाई आर्मेचर तक पहुंचाते हैं। तो शुरुआत में सारे प्रतिरोध आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ जाते हैं, जिससे कि जो आर्मेचर में धारा अत्यधिक प्रवाहित हो रही थी उसको हम नियंत्रित कर लेते हैं। अब इसमें ये कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि अभी हमने बात कर ली। एल टर्मिनल, ए टर्मिनल, एफ टर्मिनल, एल, एफ और ए जो कि दिखाया गया बेसिक एक मोटर के स्ट्रक्चर के ऊपर आप देख सकते हैं। फील्ड वाइंडिंग एफ टर्मिनल और ए टर्मिनल आर्मेचर वाइंडिंग के लिए होता है। कंस्ट्रक्शन ओवरलोड रिलीज कोयल और एक एनवीसी कोयल, इसके हम इसी पे चर्चा कर लेते हैं फिगर में ही। तो ये जो ओवरलोड रिलीज कोयल है, इसका यूज़ होता है कि जब मोटर ओवरलोड हो जाए। ओवरलोड का मतलब जब मोटर के ऊपर आप लोड ज़्यादा लगा देते हो, जो मोटर रोटेट करवाती है किसी चीज़ को, आप उसके ऊपर लोड ज़्यादा लगा दिया तो मोटर और ज़्यादा करंट सिस्टम से गेन करती है। करंट ज़्यादा गेन करने से सिस्टम पे लोड पड़ता है। तो उस ओवरलोड को हटाने के लिए यहाँ एक OLC कोयल के नीचे एक छोटी सी लीवर है, जिसके ऊपर एक ट्रायंगुलर पीस अटैच है। तो ओवरलोड नॉर्मल करंट पे ये मैग्नेटिक कोयल नॉर्मल मैग्नेट बनाती है, जिसके कारण ये आयरन का टुकड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है। लेकिन जब ओवरलोड की सिचुएशन आती है तो उस अत्यधिक धारा के कारण इसमें अत्यधिक चुंबक बनता है, जिसके कारण ये आयरन का पीस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसके ऊपर, ये इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर देता है। इस शॉर्ट सर्किट के कारण, इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करने से ये जो एनवीसी कोयल है इसमें सप्लाई, क्योंकि ये जो OL ट्रायंगुलर के जो 2 पॉइंट्स हैं, ये देखिए आप कनेक्शन एनवीसी कोयल से उठाए गए हैं पैरेलली। तो एनवीसी कोयल शॉर्ट हो जाती है, जिससे इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो मोटर रन करना, और ये आयरन पीस कट आउट करके वापस हट जाता है। सारे प्रतिरोध आर्मेचर के साथ श्रेणी में आ जाते हैं और फील्ड वाइंडिंग में धारा आना बंद हो जाता है। इस प्रकार से मोटर डायरेक्ट कटआउट ले लेती है। तो इस प्रकार ओवरलोड के केस में वर्क करती है। सेकंड है एनवीसी, तो नो वोल्टेज कोयल। अगर आप इसमें एक कंडीशन तो ये रहती है कि अगर फील्ड को अगर सप्लाई नहीं मिले तो ये लीवर को वापस कटआउट करके बंद कर देती है। नो वोल्टेज मीन्स गलती से इसका कनेक्शन कट जाए तो उस केस में ये उसको बंद कर देती है मोटर को। अदरवाइज़ फील्ड की सप्लाई को कट करके अगर आप चलाएंगे तो मोटर अत्यंत स्पीड पे पहुंच सकती है। सेकंड, जब आप स्टार्टिंग में, ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर और है उसके बारे में हमने चर्चा की। अब 4 पॉइंट स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी यहीं देख लेते हैं कि जब आप स्टड को अगर बहुत तेज़ी से घुमा के R5 पोजीशन पे ले जाते हैं तो ये जो एनवीसी कोयल, इसमें पर्याप्त चुंबक नहीं बनता है इसको होल्ड करके रखने के लिए, तो ये वापस उसको रिलीज़ कर देती है। तो इस कारण एक तो 4 पॉइंट स्टार्टर की जरूरत, और एक सेकंड, जब इस DC मोटर को आप स्पीड कंट्रोल के लिए काम में लेते हो और फील्ड कंट्रोल मेथड से काम लेते हैं, तो फील्ड कंट्रोल मेथड के कारण इसके अंदर जो धारा का प्रवाह घटेगा, इसकी जो चुंबक क्षमता घटेगी और ये हैंडल को रिलीज़ कर देती है। तो ये भी एक समस्या रही थी। इस कारण से हमें एक 4 पॉइंट स्टार्टर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने वर्किंग ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर ये सारा कुछ पढ़ लिया। ये सारा अटैच किया है मैंने मटेरियल, ताकि आप इसको एक बार स्टडी कर सकें कि किस प्रकार से कौन सी कोयल वर्क करती है और क्या ड्रॉबैक क्या है। ये इस पर हमने चर्चा कर ली कि लो करंट पे फील्ड हो जाती है। तो अब देखिए, ये है एक 4 पॉइंट स्टार्टर। जो कमी हमने देखी थी कि वहाँ हमें मिल रही थी 3 पॉइंट स्टार्टर में, कि जब स्पीड कंट्रोल की बारी आई तो उसमें हैंडल वापस रिलीज़ हो जाता था। तो यहाँ उस समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि फील्ड के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस अटैच कर दिया है R, और फील्ड के साथ भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो स्पीड को कंट्रोल करता है। अब देखिए, कनेक्शन लगभग वही सेम है, और जो
हमारे एनवीसी कोयल के कनेक्शन थे, अब वो एनवीसी कोयल के कनेक्शन हमने फील्ड को हमने डायरेक्ट उस आर्क से, ब्रास की जो आर्क है वहाँ से सप्लाई दे रखी है, और रजिस्टेंस जो अटैच किया है हमने एक एक्स्ट्रा, वो एनवीसी कोयल के साथ अटैच कर दिया। तो अब फील्ड से हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहता। इस प्रकार से एक 4 पॉइंट स्टार्टर उस कमियों को दूर कर देता है जो कि 3 पॉइंट स्टार्टर में थी। अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर। तो वास्तव में एक डीसी मोटर की जो इक्वेशंस है वो लिखी गई है यहाँ पे, कि जो विभव वोल्टेज वी देते हैं वो ई यहाँ पे बैक ईएमएफ को प्रदर्शित कर रहा है, ईबी को। तो ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। एन जो है यहाँ, ये एन एक्चुअली जो डीसी मोटर का एक ईएमएफ का सूत्र होता है जनरेशन का, ईबी बराबर जेड एन पी 5/60 ए, वहाँ से आया है। जेड एन पी 5/60 ए से आप देखेंगे तो सारे अगर कांस्टेंट को हटाया जाए तो एन जो है वो डायरेक्टली, ईबी जो है वो एन और 5 पे डिपेंड करता है। ईबी प्रोपोर्शनल टू एन 5 या एन प्रोपोर्शनल टू ईबी बटा 5। इसी तरह जो टॉर्क है, टॉर्क बेसिकली 5 और आई ए पे निर्भर करता है। इसके सूत्र से, टॉर्क का जब सूत्र आप फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ से ये जो, तो यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट सूत्र हमें याद रखने होते हैं कि एन जो है स्पीड वो हमेशा प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन 5, और टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू आई ए आर्मेचर करंट, 5 यहाँ पे फ्लक्स है, और 5 वास्तव में होता है के एफ इंटू आई एफ फील्ड करंट, और उसको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के एफ कह दें। अब इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक सेचुरेशन इन बी एच कर्व ऑन फ्लक्स। तो यहाँ पे बी और एच के बीच में एक जो कर्व बनता है बी एच कर्व जिसे हम कहते हैं, वो बताया गया है कि किस प्रकार आप एच धारा, एच बेसिकली इंटेंसिटी जो धारा पे डिपेंड करती है, आप धारा बढ़ाते हैं किस प्रकार से फ्लक्स का मान इसके अंदर चेंज होता है। शुरू में लीनियरली चेंज होता है, फिर एक वक्त के बाद उसमें सेचुरेशन आ जाता है, और उसमें आप फिर कितना भी परिवर्तन करें वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में शो करता है। मीन्स फ्लक्स उसमें कांस्टेंट हो जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। पहला हम देखते हैं कि स्पीड और करंट की कैरेक्टरिस्टिक शंट मोटर की। तो एन और आई ए के बीच में कर्व, एन प्रोपोर्शनल टू ई बी बटा 5। डीसी शंट मोटर में जो फील्ड करंट है, फ्लक्स जो होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए आपको जो स्पीड है वो ऑल ओवर आपको स्ट्रेट कांस्टेंट लाइन मिलती है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, इसलिए एक स्पेसिफाइड पोजीशन के बाद ये हल्की सी ड्रॉप होती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंड है सीरीज मोटर, एन प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन 5 से बात करें तो 5 यहाँ पे आर्मेचर करंट पे निर्भर करता है, एन प्रोपोर्शनल टू 5 इजिकल्स टू आई ए, तो एन प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आई, और एन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई ए होने के कारण यहाँ पे आपको ये पैराबोलिक शेप में आपको मिलता है। तो जिस प्रकार, तो यहाँ सीरीज मोटर की खासियत, तो शंट मोटर की खासियत है कि आर्मेचर करंट के साथ इसकी स्पीड लगभग कांस्टेंट रहती है, बहुत ज़्यादा लोड पे ही इसकी स्पीड घटती है। सीरीज मोटर में देखिए अगर स्पीड, अगर लोड जीरो है, आई ए मत जीरो का मतलब अगर आप उसके पास कोई लोड अटैच नहीं है तो उसकी स्पीड जो है वो अनंत पे होती है, इस ग्राफ से दिखाई देती है। तो सीरीज मोटर वहाँ काम में लेते हैं जहाँ हैवी लोड होता है, और हैवी लोड को स्टार्ट करना, क्योंकि जितना लोड इसमें हाई होगा उतनी ही इसकी स्पीड अच्छी होती है। ये एक कंपाउंड मोटर के बारे में दिखाया गया है, एन वर्सेस आई ए का कर्व, जिसमें डिफरेंशियल सबसे टॉप पे कर्व है, फिर कांस्टेंट, फिर कम्युलेटिव, सीरीज और शंट। इसमें जो सारे मोटर्स हैं उनके ग्राफ दिखाए गए, स्पीड के अकॉर्डिंग उनके ग्राफ कैसे वर्क करते हैं। देन टॉर्क वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एकदम लीनियर है आर्मेचर के साथ। सीरीज़ की अगेन वही, क्योंकि टी प्रोपोर्शनल टू 5 आई ए होता है, और 5 बेसिकली निर्भर कर रहा है जो भी फील्ड की करंट है। सीरीज़ मोटर में फील्ड और आर्मेचर दोनों सीरीज़ में होते हैं, इसलिए आर्मेचर करंट और फील्ड करंट एक ही हो जाती है। तो टी प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर होने के कारण यह हाइपरबोलिक शेप लेता है, सॉरी पैराबोलिक शेप लेता है, और यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल टू 5 आई ए, 5 कॉन्स्टेंट है तो आई ए पे निर्भर करती है, इसलिए स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगेन कंपाउंड मोटर की बात करें तो ये सारे कर्व एक साथ दिखाए गए हैं, किस प्रकार कम्युलेटिव मोटर की टॉर्क अच्छा होता है और डिफरेंशियल का थोड़ा सा वीक होता है। तो शंट और सीरीज़ को भी यहीं कंपेयर कर दिया। अब टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक शंट मोटर की एकदम लीनियर है, डाउन हो रही है। सीरीज़ मोटर में अगेन पैराबोलिक, और यहाँ कंपाउंड मोटर की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
कि ये सारे मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे वर्क करते हैं, जो कि ग्राफ से, यही आपकी स्टडी का मटेरियल है। थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं।